मुख्तार गैंग के शूटर का जनाजा। जी हां, और अंदाजा लगाइए कितनी भीड़ होगी उसके जनाजे में। 4000 कट्टरपंथियों की भीड़ का हिजाब उतर गया। बिल्कुल सही सुना आपने, 4000। एनकाउंटर में मारे गए सुल्तानपुर के गैंगस्टर सिराज का जनाजा निकला तो 4000 से ज्यादा लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा उसके जनाजे में शामिल होने के लिए। यूपी के लिए यह तस्वीर बिल्कुल नई थी। ये ठीक उसी तरह की तस्वीर थी जैसे कश्मीर में मारे गए आतंकियों के जनाजे में कट्टरपंथियों की भीड़ आती है। मेरा ख्याल है कि मैं जब ये खबर आपको बता रहा हूं तो आपको कश्मीर की वही तस्वीरें याद आ रही हैं। बिल्कुल सही याद आ रही है। ऐसे में अब ये सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या योगी राज में कश्मीर मॉडल खड़ा करने की कोशिश हो रही है। वैसे गैंगस्टर के जनाजे में हजारों की भीड़ वाला वीडियो योगी फोर्स तक पहुंच चुका है, पहुंच ही गया होगा, और अब जनाजे में फातिहा पढ़ने वाले योगी फोर्स के रडार पर हैं। देख रहे हैं सभी लोग माफिया की कब्र में जाकर के फतिया पढ़ रहे हैं। आपको फतिया पढ़ने की लायक भी हम नहीं छोड़ेंगे, तब तक ऐसी कार्रवाई हम कर देंगे। सीएम योगी की इस चेतावनी को लग रहा है कट्टरपंथियों की इस भीड़ ने गौर से सुना नहीं। इसीलिए एक गैंगस्टर को, एक कुख्यात अपराधी को कंधा देने के लिए उसके जनाजे में उमड़ पड़े। ये जनाजा 1 लाख के इनामी उसी कुख्यात अपराधी सिराज का है जिसे रविवार को एसटीएफ की टीम ने सहारनपुर में एक मुठभेड़ के दौरान ढेर कर दिया था। सिराज बाइक से किसी वारदात को अंजाम देने जा रहा था, इसी दौरान उसका एनकाउंटर हो गया। सहारनपुर में मारे गए सिराज अहमद का शव जब उसके पैतृक गांव पहुंचा तो वहां भारी संख्या में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्गों की भीड़ उमड़ पड़ी। यह भीड़ उसी घर पर जुटी जिसे 2.5 साल पहले प्रशासन ने कुर्क करते हुए बुलडोजर से ढहा दिया था। यहीं से सिराज का जनाजा उठा तो देखते ही देखते लोगों की तादाद लगभग 4000 तक जा पहुंची। सवाल यह है कि एक अपराधी जिसने कानून तोड़ा, उसके जनाजे में इतना बड़ा हुजूम क्यों? एक हत्यारा जिसने बेकसूरों का खून बहाया, उसे कंधा देने के लिए इतने लोग क्यों पहुंचे? एक हिस्ट्री शीटर जिसके दामन पर गुनाहों के अनगिनत दाग हैं, उसकी शव यात्रा में इतनी भीड़ क्यों? एक अपराधी की शव यात्रा में इस तरह का हुजूम, क्या उसके महिमा मंडन की कोशिश नहीं है? सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर सिराज के जनाजे में उमड़ी भीड़ में शामिल लोग थे कौन? क्या इस भीड़ में सिराज की गैंग के सदस्य शामिल थे? क्या इस भीड़ में सिराज को संरक्षण देने वाले लोग पहुंचे थे? इन सवालों के जवाब जांच का विषय हैं, लेकिन इतना तो तय है कि सिराज को कंधा देने पहुंचे ये लोग कोई संत महात्मा तो नहीं ही रहे होंगे। सीएम योगी ऐसे लोगों पर सवाल खड़े करते रहे हैं। इन्हें अच्छाई से नफरत है, ये अच्छाई स्वीकार नहीं कर सकते। माफिया और अपराधियों को अपने गले का हार बनाते हैं, उनका महिमा मंडन करते हैं, उनके घरों में जाकर के फतिया पढ़ने का काम करते हैं। सुल्तानपुर में सिराज के जनाजे में उमड़ी 4000 लोगों की यह भीड़ धारा 370 के खात्मे से पहले वाले उस कश्मीर की याद दिलाती है जब सेना के एक्शन में मारे गए आतंकियों के जनाजे में उमड़े कट्टरपंथी देश विरोधी नारे लगाते नजर आते थे। कश्मीर में अब ऐसी तस्वीरें गुजरे जमाने की याद बन चुकी हैं और एक गैंगस्टर के लिए यूपी में पहली बार इस तरह का मजमा देखने को मिला है। भीड़ आ गई दिखाने के लिए, ये जलीस इकट्ठा कराया था सबको। जितने यहाँ के माफिया थे, बड़े बड़े बदमाश थे, वो सब यहाँ जनाजे में आए थे दिखाने के लिए, दहशत बनाने के लिए। ये अपराधी हैं कि जो भीड़ आज इनके जनाजे में, इस अपराधी के जनाजे में उड़ी थी, ये मनोबल बढ़ाने की है। जैसे एक आतंकवादी को कश्मीर में बढ़ाया जाता है, उसका समर्थन किया जाता है, उसी तरह इसके जनाजे में कई सिराज पैदा करने की कोशिश की जाएगी। जाहिर है सिराज के जनाजे में उमड़ी ये भीड़ अब सीएम योगी के रडार पर है। मुख्तार का शूटर तो मिट्टी में मिल गया है, लेकिन जाते जाते वो जिन 4000 कट्टरपंथियों को बेनकाब करके गया है, अब उनका बही खाता जरूर खंगाला जाएगा और फिर एक एक कर सबका हिसाब किया जाएगा।
जो लोग माफिया को अपना शागिर्द बनाते हैं, उनके कब्र में जाकर के फतिया पढ़ते हैं, उन माफिया को गले लगा करके गरीबों का शोषण करते हैं या करवाते रहे हैं, अब उत्तर प्रदेश में तो नहीं कर पाएंगे। गांव में सिराज के एनकाउंटर के बाद से ही तनाव पसरा हुआ है, जिसे देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है और साथ ही साथ सिराज से जुड़े लोगों पर नजर भी रखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज फिर बरेली में योगी का बुलडोजर गरजा, और वो भी एक अवैध मैरिज हॉल पर, जो कि 800 गज में बना था। लेकिन इस मैरिज हॉल से सिर्फ ये 800 गज ही नहीं जुड़े हैं। सुनिए मैं क्या क्या बताने जा रहा हूं। इसकी कीमत जो थी करोड़ों में थी। खबर ये भी नहीं, खबर यह है कि आरोप है कि इस अवैध मैरिज हॉल का मालिक न सिर्फ बरेली दंगे में शामिल था, बल्कि बरेली दंगे के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा का बेहद करीबी भी था। बात यहीं खत्म नहीं होती। दावा इतना नहीं है, दावा यह भी है कि बरेली दंगे की स्क्रिप्ट इसी अवैध मैरिज हॉल में बैठकर लिखी गई थी। बस फिर क्या था, सीएम योगी ने तौकीर के एक और करीबी का अवैध साम्राज्य तहस नहस कर दिया, वो भी ताबड़तोड़ अंदाज में। देखिए, पहले दरवाजा तोड़ा गया, फिर दीवार गिराई और उसके बाद एक एक करके भड़काऊ मौलाना के करीबी का अवैध साम्राज्य बुलडोजर से तहस नहस कर दिया गया। नए साल से पहले तौकीर की हर इमारत ध्वस्त। सुबह के वक्त अचानक से एक साथ तीन बुलडोजरों ने दस्तक दी। यकीन मानिए, पीले पंजे की एंट्री ने सर्दी में पूरे माहौल को गर्मा दिया। तस्वीरें बरेली के फरीदापुर चौधरी इलाके की है, जहां बरेली के दंगाई मौलाना तौकीर रजा के एक और करीबी वाजिद बेग का आलीशान मैरिज हॉल बुलडोजर के टारगेट पर था। मकसद था अवैध बारात घर को पीले पंजे से समतल करना। जेल में बंद मौलाना तौकीर रजा ने बरेली दंगे की स्क्रिप्ट लिखी थी और उसकी दंगों वाली फिल्म में सलाहकार था उसका एक और करीबी वाजिद बेग। वाजिद बेग के इसी बारात घर में दंगाइयों की क्लोज डोर मीटिंग हुई थी। आखिरकार दंगाई के अड्डे का नंबर भी आ ही गया। प्रशासन के मुताबिक 26 सितंबर को जो बवाल हुआ था, उसमें मौलाना तौकीर रजा और उनके सहयोगियों ने इस बारात घर के अंदर मीटिंग की थी। इसके बाद जब ये उजागर हुआ तो उसको बारात घर को पहले सील कर दिया गया था और आज अब से देखिए दिखाऊंगा, देखिए अब जो है ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हुई है। अगर किसी ने सरकारी संपत्ति पे कब्जा किया है तो उसके लिए क्या करूं? आरती लेके जाऊं, थाली सजाऊं उनकी? बस फिर क्या, सीएम योगी ने नो टॉलरेंस की नीति को अमल में लाते हुए वक्त और तारीख को मुकर्रर कर दिया और दोपहर से पहले योगी के बुलडोजर ने तौकीर रजा के करीबी वाजिद बेग के बारात घर पर धावा बोल दिया। बता दें कि बीडीए की टीम 3 बुलडोजरों के साथ बारात घर पर पहुंची। मौके पर अधिकारी और 3 थानों की फोर्स तैनात की गई। बारात घर के चारों तरफ योगी फोर्स ने बैरिकेडिंग भी की। इसके बाद अवैध मैरिज हॉल की बिजली काटी गई और फिर शुरू हुआ बुलडोजर एक्शन, वो भी ताबड़तोड़ अंदाज में। चंद मिनटों के अंदर तौकीर रजा के करीबी वाजिद बेग के आलीशान मैरिज हॉल को खंडहर बना दिया गया। दंगाइयों के खिलाफ सीएम योगी की इस विध्वंसक कार्रवाई ने तौकीर रजा के करीबियों में दहशत भर दी। कार्रवाई बिल्कुल असंवैधानिक हो रही है, कानून के विपरीत हो रही है। हम लोग पहले हाई कोर्ट 10 सितंबर को गए हुए हैं, हाई कोर्ट में इनके वकील नहीं पहुंचे, वहां भी हमारी तारीख 7 जनवरी को हमारी सुनवाई होनी थी। इससे पहले इन्होंने जो आदेश किए हैं उसके खिलाफ भी हमारे पास आदेश है। विशेष सचिव महेंद्र प्रसाद भारती जी, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के, उन्होंने इनकी 6-10 की कार्रवाई को निरस्त किया है, जिसकी अवहेलना करते हुए उन्होंने ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी किया है। उस ध्वस्तीकरण का भी हम पे स्टे था। आदिब बेग तौकीर रजा के करीबी वाजिद बेग का भाई है और दावा कर रहा है कि प्रशासन ने बिना कुछ देखे सुने गलत कार्रवाई की है। लेकिन सच क्या है, ये आपको सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं। दरअसल वाजिद बेग का ये मैरिज हॉल 800 गज में बना हुआ था।
2 मंजिला इस बारात घर में 5 कमरे और 2 बड़े हॉल थे। इसे 5 साल पहले बिना नक्शा पास कराए बनाया गया था। आलीशान मैरिज हॉल को बनाने में 5 करोड़ रुपए खर्च किए गए। बरेली दंगे में वाजिद बेग का नाम सामने आते ही प्रशासन ने 6 अक्टूबर को इसे सील कर दिया था और करीब 2.5 महीने बाद इस पर बुलडोजर कार्रवाई हुई। एक समय तौकीर बुलडोजर एक्शन के खिलाफ धमकी देता था, लेकिन योगी ने उसकी धमकी की हवा ही निकाल दी। बुलडोजर तुम हमारे घर पे चला दोगे, हम अंधे और बहरे बने बैठे रहेंगे। अब किसी बुलडोजर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान नहीं ले रहा है तो हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे। हमें कानूनी अधिकार है, अगर हमारे ऊपर कोई हमलावर होता है तो हम उसको जान से मार दें। जो स्वयं न्याय को, कानून को अपने हाथों में लेते हैं तो बहुत बार कानून के दायरे में रहकर के उनको सबक भी सिखाया जाता है। जो जैसे समझेगा उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए। इस बुलडोजर एक्शन के साथ ही योगी ने मौलाना तौकीर रजा और उसके दंगाई साथियों की गर्मी शांत कर दी है और ये बता दिया कि जो भी यूपी में दंगा फैलाएगा, भड़काऊ बयानों से आग लगाएगा, तो उसका जवाब बुलडोजर से ही दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जब कानून का शिकंजा कसता है ना तो दंगाई बचते हैं और ना ही अपराधी। योगी फोर्स के नॉन स्टॉप एक्शन के चलते गुंडे हों, माफिया हों, सब सरेंडर कर रहे हैं या कानून की कारतूस का शिकार बन रहे हैं। और आज तो योगी फोर्स की बुलेट ने शाहिद, जुनैद, चांद और जावेद की गर्मी शांत कर दी। कैसे? पहले तो अपराध होता नहीं, लेकिन अगर कहीं छिनैती या लूट की घटना घटित हो गई तो कुछ ही घंटों में अपराधी जेल के शिकंजों में होता है और लंगड़ाता हुआ चलता हुआ दिखाई देता है। माफिया कोई भी हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी उसको बड़ा संरक्षण प्राप्त क्यों ना हो, अगर वो पाताल के अंदर भी छुपा होगा, वहां से भी उसको निकाल करके बाहर लाएंगे। गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। योगी फोर्स ने 25,000 के नामी बदमाश शाहिद की गर्मी उतार दी। श्रावस्ती में हिस्ट्री शीटर मैसर अंसारी की भी गर्मी शांत हो गई। महिला की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले जुनैद, चांद और जावेद को भी शिमला का एहसास करा दिया गया। ये वो हिस्ट्री शीटर हैं जिनके सर पर अपराध का भूत सवार था, लेकिन जैसे ही इनका सामना योगी फोर्स से हुआ, इनके पांव में पीतल ठोककर इनकी सारी गर्मी शांत कर दी गई। आपकी सुरक्षा में कोई अपराधी सेंध ना लगा सके, इसे पुख्ता करने के लिए योगी फोर्स इस कड़कड़ाती ठंड में भी एक्शन मोड में है, जिसकी गवाह हैं ये 4 तस्वीरें। बागपत से लेकर मथुरा और श्रावस्ती से लेकर सीतापुर तक योगी फोर्स का बुलेट एक्शन देखने को मिला है। योगी फोर्स की गिरफ्त में नजर आ रहे इन 3 बदमाशों का नाम जुनैद, चांद और जावेद है। इन तीनों ने एक महिला की सुरक्षा में सेंध लगाते हुए उसके गहने लूटने की हिमाकत की थी। मुखबिर ने इन अपराधियों की लोकेशन दी तो योगी फोर्स ने इन्हें घेर लिया। चांद और जावेद ने तो सरेंडर कर दिया, लेकिन जुनैद ने खाकी पर फायरिंग की हिमाकत कर दी। फिर क्या था, योगी फोर्स ने उसे उम्र भर के लिए लंगड़ा कर दिया। प्रभारी निरीक्षक रमाला को जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि दिनांक 16/12/2025 में एक महिला से कुंडल चीनी घटना में वांछित 3 अभियुक्त इब्राहिमपुर माजरा बाग पर आने वाले हैं। तत्काल पुलिस बल द्वारा मौके पर घेराबंदी की गई। पुलिस को देखते ही बदमाश द्वारा पुलिस बल पर फायर किया गया। आत्मरक्षा जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, 2 अन्य को मौके से गिरफ्तार किया गया है। योगी फोर्स बदमाशों का धर्म नहीं उसका अपराध देखकर ट्रीटमेंट करती है और ये सीतापुर में साबित भी हुआ। देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 50,000 का इनामी बदमाश छोटू मिश्रा उर्फ सुनील मिश्रा गिरफ्तार किया गया। छोटू मिश्रा के लंगड़े होने की वजह उसके सिर पर चढ़ी आपराधिक गर्मी थी, जिसे एक गोली में ही शांत कर दिया गया। इसके आपराधिक इतिहास में करीब 1 दर्जन मुकदमे उसके लूट और हत्या के हैं। इसके पास से मुठभेड़ में एक अपाचे बाइक, एक अदद तमंचा 12 बोर का और खोखा कारतूस, कुछ जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। साथ ही एक मोबाइल फ़ोन भी बरामद हुआ है। इसके आपराधिक इतिहास को और जांच की जा रही है। साथ ही इसमें इसका एक साथी की तलाश की जा रही है। अपराधी अगर अपराध का अध्याय लिखते हैं तो योगी फोर्स
उस अध्याय का अंत करना जानती है। मथुरा और श्रावस्ती में ऐसे ही 2 हिस्ट्री शीटर्स के पाप का घड़ा भरा तो योगी फोर्स की बुलेट ने उस घड़े में गोली दाग दी। हाफ एनकाउंटर के बाद मथुरा से यहाँ 25,000 का साइबर अपराधी शाहिद गिरफ्तार किया गया, तो वहीं श्रावस्ती पुलिस ने शातिर अपराधी मैसर अंसारी के पांव में गोली दागी। उत्तर प्रदेश में अपराध के खिलाफ सीएम योगी की 0 टॉलरेंस वाली नीति लागू है। ऐसे में अगर अपराधी प्रदेश को अशांत करने की कोशिश करेंगे तो योगी फोर्स उन्हें यमराज के द्वार भेजने के लिए तैयार बैठी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात उस खबर की जिसने सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि देश के करोड़ों लोगों को परेशान कर रखा है, खासकर हिंदुओं को। बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने जिस दीपू दास को पीट पीट कर मार डाला और सरेआम उसे जला डाला, उसके खिलाफ हिंदुओं का खून खौल उठा है। हिंसा किसी की भी जान ले, सबका खून खौलना चाहिए। सोचिए क्या बीती होगी उस परिवार पर जिसके बेटे को कट्टरपंथियों ने सरेआम मार दिया। आज जी न्यूज पर आप उसी पिता, उसी पत्नी, उसी भाई का दर्द सुनने वाले हैं। दीपू के परिवार की वो गवाही आज जी न्यूज आपको दिखाने वाला है। आज जी न्यूज पर दीपू की पत्नी आई। जी न्यूज पर वो पिता आए हैं जिनके बेटे को कट्टरपंथियों ने हिंदू होने की वजह से पीट पीट कर मार डाला। हाँ, वही लोग है शकल है, मुसलमान है शकल है। वो भाई जी न्यूज पर गवाही दे रहा है जिसके भाई को जिंदा जला दिया गया और कट्टरपंथी उसका वीडियो बनाते रहे। बांग्लादेश में मेरे को खूब अच्छे से डर लगते हैं। ये दर्द उस दीपू दास के परिवार का है जिसे बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने अपनी नफरत का निशाना बनाया, सरेआम लिंचिंग की, पीट पीट कर मार डाला और फिर पेड़ पर लटका कर जला दिया। ये परिवार खौफ ज़दा है और एक एक पल डर डर कर बांग्लादेश में बिताने को मजबूर है। क्यों? क्योंकि वो हिंदू है। वो दीपू के साथ कोई ना रहा, वो अकेले में रहा। हाँ, वही लोग है शकल है, मुसलमान है शकल है। बांग्लादेश में मेरे को खूब अच्छे से डर लगते हैं। जी न्यूज से बात करते हुए दीपू के परिवार ने उस काली रात के बारे में भी बताया जिस रात उन्हें पता चला कि दीपू को मार दिया गया है। बंगाली मार गया। ये दीपू का तो ये भावे ताकि इस्लाम के विरुद्ध भावे कोई के उसकी बंगाली मार गया। परिवार में खौफ है कि कहीं कोई और कट्टरपंथियों की नफरत का निशाना न बन जाए और इसीलिए अब दीपू के गुनहगारों को फांसी की मांग की जा रही है। तो जे करती है, जे हम लोग भाई जैसे करती है, उस लोग को फांसी जाती है। हम लोग हिंदू दीपू के साथ जो हुआ उसका आक्रोश सिर्फ उसके परिवार में नहीं बल्कि हर हिंदू के मन में, चाहे वो बांग्लादेश में हो या फिर भारत में। घुस के मारेंगे, घुस के अंदर घुस के मारेंगे, बांग्लादेश के अंदर घुस के मारेंगे। बांग्लादेश का नक्शे से नाम मिटा देंगे, नक्शे से ही नाम मिटा देंगे। हिंदू मौन नहीं है, हिंदू सहिष्णु है। हिंदू अपनी शक्ति को संचित करके इसका पुरजोर विरोध करेगा। दीपू की हत्या पर हिंदुओं का खून खौल रहा है। जिसने दीपू दास के साथ हुई बर्बरता का वीडियो देखा है, बांग्लादेश में एक हिंदू की हत्या के खिलाफ देश के अलग अलग हिस्सों में हिंदू सड़कों पर उतर आए। गुस्से और आक्रोश की ऐसी ही तस्वीरें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, भोपाल, जम्मू और हैदराबाद से सामने आई। दिल्ली में तो बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर इतने हिंदू इकट्ठा हो गए कि पुलिस के लिए संभालना मुश्किल था। लोग नारे लगा रहे थे और हिंदुओं की सुरक्षा के लिए सरकार से कदम उठाने की मांग कर रहे थे। हिंदुओं पर अत्याचार नहीं सहेगा हिंदू और हिंदुस्तान। खून का जवाब न्याय से देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। बंद करो, बंद करो, हिंदू पर अत्याचार बंद करो। दीपू दास एक साधारण गारमेंट फैक्ट्री वर्कर थे। उनके फैक्ट्री में काम करने वालों ने ही उन पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया, जिसके बाद कट्टरपंथी उसकी जान के दुश्मन बन गए। उनकी फैक्ट्री पहुंचे, उन्हें खींचकर बाहर निकाला, सड़क पर घसीटा और पीट पीट कर आग लगा दी। इस दिल दहला देने वाली घटना ने पूरी दुनिया को बता दिया कि बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रति कितनी नफरत है। दीपू दास की लिंचिंग चीख चीख कर सवाल पूछ रही है कि गाजा के नाम पर आंदोलन करने वाली दुनिया एक हिंदू की हत्या पर मौन क्यों है।
अल्पसंख्यकों का हाल दिखाकर भारत को निशाना बनाने वाले देश आखिर कब बांग्लादेश में हिंदुओं के हाल पर बोलेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हिंसा हो रही है तो भारत में बांग्लादेशी अराजकता की वजह बनी हुई है। लखनऊ में घुसपैठियों के खिलाफ सीएम योगी का मिशन 65 एक्टिवेट हो चुका है। राजधानी की 65 झुग्गी झोपड़ियों और संदिग्ध इलाकों की लिस्ट प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचाई जा चुकी है। इन घुसपैठियों को लात मार करके पार करने का काम करेंगे। जो भी डेमोक्रेसी को बदलने का दुस्साहस करेगा उसको स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। पंचर बनाने के नाम पर आएंगे, विकास का ही पंचर कर डालेंगे। घुसपैठिए उत्तर प्रदेश का विकास पंचर न कर सके, इसीलिए सीएम योगी 2 तरीके से उनकी पहचान में जुटे हैं। पहला तरीका, चुनाव आयोग का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR, और दूसरा तरीका मिशन 65। SIR की प्रक्रिया जहां पूरे देश में जारी है, वहीं मिशन 65 राजधानी लखनऊ के लिए तैयार किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा की जो हुंकार सीएम योगी ने भरी है, उसे पूरा करने में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ बीजेपी के कार्यकर्ता भी जुट गए हैं और 65 इलाकों की ऐसी लिस्ट तैयार की गई है जिसे घुसपैठियों का संभावित ठिकाना माना जा रहा है। बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने मिलकर एक लिस्ट तैयार की है और यही लिस्ट अब लखनऊ से घुसपैठियों की विदाई करवाएगी। दावा किया जा रहा है कि जिन 65 इलाकों की पहचान की गई है, वहां से हजारों की तादाद में घुसपैठिए बेनकाब हो सकते हैं। इन झुग्गी झोपड़ियों में अवैध तरीके से बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठिए रह रहे हैं। इस वक्त मैं कालिदास मार्ग के हैदर कैनाल किनारे बसी अवैध झुग्गी झोपड़ियों के बाहर मौजूद हूं। आपको बता दूं तो उस 65 झुग्गी झोपड़ियों की लिस्ट में एक ये भी झुग्गी झोपड़ी है जिसके नाम आनंद कुमार द्विवेदी ने डीएम को सौंपा है। आप देखिए तस्वीरों में तो अवैध तरीके से यहाँ ये हैदर कैनाल के किनारे ये झुग्गी झोपड़ियाँ लगी हुई हैं। अब 65 झुग्गियों की लिस्ट लखनऊ के जिला अधिकारी को भी सौंपी जा चुकी है। मतलब झुग्गियों में रह रहे संदिग्धों की पहचान की जिम्मेदारी अब प्रशासन की है। ऐसी संदिग्ध झुग्गी झोपड़ियाँ लगभग 65 हम लोगों ने चिन्हित की है, जो फर्स्ट फेज में अभी कल मैं जिलाधिकारी महोदय को देकर के आया हूँ। हम सभी लोग ऐसा सोचते हैं कि उसमें संभावित हो सकते हैं घुसपैठिए वहाँ पर हों, तो उनको जिलाधिकारी महोदय से हम लोगों ने मांग की है कि उसकी जांच करा करके जो भी कार्रवाई वो की जाए। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो सामने आए जिसमें असम के एक ही इलाके के सैकड़ों लोग एक ही बस्ती में मिले। ऐसे में मांग ये की जा रही है कि यहाँ रह रहे लोगों के दस्तावेजों का असम कनेक्शन भी टटोला जाए। ऐसा तो नहीं कोई एक एजेंसी लग करके आसाम में बैठ करके ऐसे कार्ड बना रही होती है। जांच का विषय, जांच होने के उपरांत मैंने अधिकारी महोदय से कहा है कि इसको गहनता से इसकी जांच करके कोई भी बांग्लादेशी, कोई भी रोहिंग्या, कोई घुसपैठी लखनऊ सीमा क्या प्रदेश में नहीं रहना चाहिए। पिछले दिनों लखनऊ नगर निगम में भी रोहिंग्याओं के घुसपैठ की खबरें सामने आई थी। जब मेयर ने मामले की जांच शुरू की तो ठेके पर काम करने वाले 150 से ज्यादा कर्मचारी नौकरी छोड़कर फरार हो गए। ऐसे में अब मिशन 65 का नाम सुनते ही दिसंबर की ठंडी हवाओं में घुसपैठियों की सांसें फूलने लगी है, क्योंकि सीएम योगी का मिशन 65 लखनऊ से घुसपैठियों के पलायन की शुरुआत है। तुषार श्रीवास्तव, जी मीडिया, लखनऊ। प्रयागराज का माफिया अतीक मिट्टी में मिल चुका है, लेकिन उसकी गैंग अपनी करतूतों से उसे अब भी जिंदा रखने की कोशिश में जुटी है। सरकारी जमीनों पर कब्जा अतीक का पसंदीदा शौक हुआ करता था। यही शौक उसे सीएम योगी के रडार पर ले आया था। अब उसके कुछ गुर्गों को यह मुगालता हो गया है कि अतीक के शौक को वो जिंदा रख सकते हैं, लेकिन उनकी यह गलतफहमी बहुत जल्द अब दूर होने वाली है। न कफन नसीब होगा, न 2 गज जमीन ही नसीब हो पाएगी। ये योगी की चेतावनी है।
उन लोगों के लिए जो प्रयागराज में जमीनों पर कब्जे का खेल खेल रहे थे। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद से जुड़ी कुर्क संपत्ति के अवैध सौदे और अवैध प्लॉटिंग के खुलासे के बाद सीएम योगी एक्शन में है। इस मामले में धूमनगंज पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जिन लोगों ने ये जुर्रत कर सीएम योगी को चैलेंज किया है, उन्हें योगी फोर्स भी खोज रही है और बाबा का बुलडोजर भी तलाश कर रहा है। जिस दिन हत्थे चढ़ गए, अंजाम क्या होगा अंदाजा लगाना मुश्किल काम नहीं है। जिस जमीन के अवैध सौदे और प्लॉटिंग की बात हो रही है, वो मौजा नसीरपुर इलाके में माफिया अतीक के कब्जे से छुड़ाकर 2020 में राज्य सरकार के पक्ष में कुर्क की गई थी। कोर्ट के आदेश पर यहाँ कुर्की का बोर्ड भी लगाया गया था, लेकिन अतीक की प्रॉपर्टी डीलिंग गैंग ने न सिर्फ उस बोर्ड को हटा दिया, बल्कि यहाँ अवैध प्लॉटिंग करवाकर उसका सौदा तक कर दिया। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद की एक और कुर्क जमीन पर अवैध प्लाटिंग का जो मामला है वो सामने आया है। ये जो अवैध प्लाटिंग कुर्क जमीन पर की जा रही है वो सदर तहसील के सिलना इलाके में की जा रही है। सिलना वो इलाका है जहां पर 2.5 बीघे जमीन साल 2024 में प्रयागराज पुलिस ने अतीक की संपत्ति मान करके गैंगस्टर एक्ट के तहत 187 जो अराजी है उसको कुर्क किया था। लेकिन इस कुर्क संपत्ति पर अब माफिया के जो गुर्गे हैं अवैध तरीके से इल्लीगल जो प्लाटिंग है वो कर रहे हैं। कुर्क की गई जमीन के साथ खेले गए इस खेल में अभी 4 खिलाड़ियों के नाम सामने आए हैं। इनमें सबसे पहला नाम है अचला इंफ्रास्टेट प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर केशव सिंह। खुशनुमा बानो नाम की एक महिला का नाम भी सामने आया है। माफिया अतीक के 2 गुर्गे मकबूल और वदूद नाम के 2 गैंगस्टर भी इस खेल में शामिल हैं। इन सभी लोगों ने तथ्य छिपाकर कुर्क जमीन की रजिस्ट्री कराई और उसके बाद अवैध प्लॉटिंग कर उसे बेच दिया। लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में कट्टरपंथी गैंग के छल का शिकार हुई डॉक्टर बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए अब सीएम योगी फुल एक्शन में आ चुके हैं। पीड़ित हिंदू डॉक्टर को सीएम योगी ने खुद फोन किया, इंसाफ का भरोसा दिलाया। बस फिर क्या, कार्रवाई शुरू हो गई है। हंटर बरसने लगा। साफ हो गया कि डॉक्टर लव जिहाद को योगी छोड़ेंगे नहीं, बल्कि जमकर तोड़ेंगे। उधर जाओ जिहादियों, वरना तुम सबको चुन चुन करके रात के ढेर में मिला दिया जाएगा। अगर बेटी की सुरक्षा पे हाथ डालने का प्रयास किया, ये रास्ता उनका सीधे नरक में जाने का होगा, सीधे नरक में। सीएम योगी की चेतावनी के बावजूद छलावा गैंग ने एक हिंदू डॉक्टर बेटी को अपनी कट्टरपंथी मानसिकता का शिकार बनाने की कोशिश की है, वो भी उसी शहर में जहां से सीएम योगी पूरे प्रदेश को चलाते हैं। अब अंजाम तो भुगतना ही होगा। केजीएमयू में लव जिहाद का आरोपी डॉक्टर सस्पेंड। आरोपी मुस्लिम डॉक्टर को कैंपस में एंट्री पर बैन। केजीएमयू के आरोपी रेजिडेंट डॉक्टर पर एफआईआर भी दर्ज। साफ है, राजधानी लखनऊ के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज केजीएमयू में हिंदू डॉक्टर बेटी के साथ छल करने वाले मुस्लिम रेजिडेंट डॉक्टर पर सीएम योगी का हंटर चलना शुरू हो गया है। अब यह सिलसिला रुकने वाला नहीं है। यह कार्रवाई तब शुरू हुई जब सीएम योगी ने पीड़ित महिला रेजिडेंट डॉक्टर से बातचीत की। सीएम ने पीड़ित डॉक्टर को इंसाफ का भरोसा दिलाया। सीएम ने कहा कि दोषी किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा, निष्पक्ष जांच होगी। इधर सीएम योगी ने पीड़ित हिंदू बेटी से फोन पर बात की और उधर डॉक्टर लव जिहाद का इलाज शुरू हो गया। केजीएमयू की घटना को सरकार ने गंभीरता के साथ लिया है। उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए गए हैं। जो भी दोषी होगा कड़ी कार्रवाई होगी। केजीएमयू में हिंदू डॉक्टर बेटी को लव जिहाद का शिकार बनाने की कोशिश से हिंदू संगठनों में बेहद आक्रोश है। पीड़ित डॉक्टर केजीएमयू से एमडी पैथोलॉजी कर रही है, जबकि आरोपी डॉक्टर रमीजुद्दीन सीनियर है और केजीएमयू से ही एमडी पैथोलॉजी 3rd ईयर कर रहा है। रमीजुद्दीन उत्तराखंड का, जबकि पीड़ित महिला डॉक्टर पश्चिम बंगाल की रहने वाली है। आरोप है कि डॉक्टर रमीजुद्दीन नायक केजीएमयू में गैंग बनाकर धर्मांतरण को अंजाम दे रहा है। अब इस पूरे मामले की केजीएमयू से रिपोर्ट तलब की गई है। उधर महिला आयोग भी
बेहद गुस्से में है। मुझे लगता है इस तरीके का हरासमेंट के लिए हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। ये बात के लिए हम इसको अश्योर करते हैं। पीड़ित महिला डॉक्टर की सुरक्षा के लिए 24 घंटे एक महिला सिपाही की तैनाती की गई है। जांच के लिए सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस एक्ट के तहत गठित विशाखा कमेटी ने केजीएमयू प्रशासन को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। इसी के आधार पर आरोपी डॉक्टर को फिलहाल सस्पेंड किया गया है। इस मामले को लेकर हिंदुओं में अच्छा खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। हम अपेक्षा और विश्वास करते हैं पूज्य महाराज जी के ऊपर, क्योंकि महाराज जी निरंतर ऐसे राक्षसों को ठीक से ठीक करते हैं, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे एक पन्नी बिनने वाला व्यक्ति क्यों हो, जो बेटियों के ऊपर गलत निगाह डालता है उसका हाफ इनकाउंटर होता है। तो केजीएमयू के डॉक्टर का भी हाफ इनकाउंटर होना चाहिए। पहले से शादीशुदा डॉक्टर रमीजुद्दीन ने यह सच पीड़ित महिला डॉक्टर से छिपाया और उसे झांसा देता रहा। यही नहीं, उसने शादी के लिए धर्म बदलने का दबाव भी डाला, लेकिन अब उसका योगी स्टाइल में ट्रीटमेंट शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लव जिहादियों पर एक्शन के साथ साथ सीएम योगी का बड़ा एक्शन अब संभल में भी देखने को मिल सकता है। जिस संभल में योगी का प्रण है कि हर सनातनी सबूत ढूंढ ढूंढ कर निकालेंगे, उसी संभल में अब बड़े एक्शन की डिमांड हो रही है, मांग हो रही है। इस बार निशाने पर आएंगे संभल की जगहों के वो मुस्लिम नाम जिनका काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। संभल में 67 तीर्थ थे और 19 कूप भी थे, जिनको एक शरारत के तहत एक निश्चित समय के अंदर समाप्त कर दिया गया। भगवान ने जिसको आंखें दी हैं वो आके देखो तो क्या हुआ था संभल में। हयातनगर, हजरतनगर, मोहम्मदपुर, फतेहपुर सराय, रसूलपुर, कमालपुर और फतेहुल्लाहगंज। ये सारे नाम सुनकर आपको लग रहा होगा जैसे किसी इस्लामिक देश के किसी राज्य में बनी जगहों के नाम हैं, लेकिन ये इस्लामिक शहर नहीं बल्कि तीर्थराज संभल के इस्लामीकरण की सच है। देखिए, संभल एक सच्चाई है और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं भाई आपको उपासना विधि की पूरी छूट है, कहीं भी आप बनाइए, लेकिन आप तो इस्लाम के मुद्दों से ही भटक करके काम किए हैं। संभल एक सच्चाई है, योगी पूरी दुनिया को बता चुके हैं और इसी सच्चाई को देखकर आंख बंद करने वाले जरा इन बोर्ड्स को भी ध्यान से देख लें। संभल की पहचान सनातन संस्कृति से है, लेकिन कुछ लोगों ने इसकी पहचान मिटाने और डेमोग्राफी बदलने की साजिश रची। खुलासा हुआ है कि संभल के 101 गांवों में से 80% गांवों के इस्लामिक नाम रखे गए। संभल के 52 सराय और 36 पुरों के नाम बदलकर इस्लामिक कर दिए गए। यानी संभल में न सिर्फ मंदिरों को तोड़ा गया, कुओं का वजूद मिटाया गया, बल्कि जगहों के नाम से भी सनातनी पहचान मिटा दी गई। हैरानी की बात यह है कि संभल के जिन इलाकों में हिंदू ज्यादा हैं, उनके नाम भी मुस्लिम नामों पर रखे गए हैं। 68 तीर्थ, 19 कूप, 36 पूरे 52 सराय का ये एक क्षेत्र है। इसको तीर्थराज संभल के नाम से जाना जाता है। जब ये तीर्थराज है तो इसमें इस तरह के नाम हातिम सराय, दीपा सराय, चौधरी सराय, ये क्यों? योगी पहले ही कह चुके हैं कि संभल में जितने भी सनातनी प्रमाण होंगे वो सब ढूंढकर बाहर निकालेंगे। 68 सभी तीर्थों को हम निकाल रहे हैं, 54 से अधिक निकल चुके हैं और बाकी सभी को ढूंढ रहे हैं। शास्त्रीय प्रमाण उसके मौजूद हैं, उनको दिखा रहे हैं कहाँ कहाँ हैं। जिसने भी कब्जे किए होंगे उनको एक एक करके सबको निकालेंगे। इसीलिए अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की जा रही है कि जिस तरह से संभल में सनातन के दबे प्रमाण सामने आ रहे हैं, उसी तरह इस्लामिक पहचान से भी मुक्ति दिलाई जाए। यहाँ के जो तीर्थ स्थान है और यहाँ के जो सराय हैं और पुरे हैं, उनका नाम जो शास्त्रों में वर्णित है उसके आधार पर रखा जाए। इलाकों के इस्लामिक नाम बदलने की बात हुई तो संभल के भाईजान भड़क गए और उल्टा आरोप लगाने लगे। प्रचार प्रसार के लिए, पूजा पद्धति के लिए सब आदत, लेकिन इस तरह के बार बार ये टारगेट करना कि इस जिले का नाम बदल दो, इस शहर का नाम बदल दो, इन गांव का नाम बदल, इनके पास प्रमाण क्या है? कि तो यही प्रमाण नहीं, ये कल की मंदिर था। ये चीज बहुत गलत हो रही है।
सरकार में जो हुआ है वो सही है, लेकिन ये चीज बहुत गलत है जो नाम चेंज हो रहे हैं। इनके आरोपों से अलग संभल की बदलती डेमोग्राफी सारा सच बयां कर रही है। आजादी के वक्त यानी 1947 में संभल में 45% हिंदू आबादी थी और 55% मुसलमान, लेकिन अब संभल में 85% मुस्लिम और 15% हिंदू बचे हैं। ये वही संभल है जो कभी सनातन आस्था का बड़ा केंद्र था, जहां मान्यता के मुताबिक कल की अवतार होना है। 68 तीर्थ और 19 कुओं का उल्लेख शास्त्रों में मिलता है। दुनिया में अगर धोखाधड़ी, झूठ बोलना, धोखा देने का कोई अवार्ड बटेगा तो उसमें नंबर 1 पर पाकिस्तान और उसका फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आएगा। जिस देश के डीएनए में ही फर्जीवाड़ा हो, उस देश का फील्ड मार्शल फर्जी नंबर 1 बन गया है, तो फर्जी नंबर 2 है उसका गृह मंत्री। और ये दोनों मिलकर कैसे दुनिया के साथ साथ अपनी आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं, उसकी ताज़ी तस्वीर सामने आई है। बता दिया है इन्होंने कि उल्लू बनाने में जीजा 1 नंबरी है तो साला भी 10 नंबरी है। पाकिस्तान के इन 2 फरेबी चेहरों को गौर से देख लीजिए। फर्जीवाड़ों के देश के ये 2 लीडर हैं जिनके सिर पर आजकल जनता को बेवकूफ बनाने का ताज सजा है। एक तरफ मुनीर है जो कि हथियार के नाम पर दुनिया में झूठ बेच रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान का ट्रॉफी चोर गृह मंत्री है जो कि मौलाना के नाम पर क्रिकेट टीम के लिए भीड़ इकट्ठी कर रहा है। मुनीर की इस धोखाधड़ी की कहानी आपको बताएंगे, उससे पहले जरा इन तस्वीरों को देख लीजिए। पाकिस्तान की अंडर 19 टीम एशिया कप क्या जीती। मोहसिन नकवी ने एयरपोर्ट पर भीड़ जमा करने के लिए झूठ फैला दिया, दुनिया को दिखाया कि देखो कैसे पाकिस्तान की टीम का स्वागत हो रहा है और ना जाने आवाम कितनी खुश है। लेकिन असलियत क्या थी वो मदरसे के इन बच्चों ने बयां कर दिया। बताया कि इनको ये बताकर बुलाया गया था कि मौलाना आएंगे और स्वागत क्रिकेट टीम का करवा दिया। यानी ट्रॉफी चोर नकवी के फर्जीवाड़े का खुलासा खुद उसकी आवाम कर रही है और बता रही है कि कैसे झूठ बोलकर ये भीड़ जमा की गई और दुनिया को फर्जी तस्वीर दिखाने के लिए प्रोपेगेंडा फैलाया गया। नकवी की इस करतूत को देखने के बाद अब जरा आपको इन फर्जीवाड़ों के सरदार मुनीर की हरकत भी दिखाते हैं। दुनिया में सेल्समैन बना घूम रहा आसिम मुनीर अपना झोला लेकर लीबिया के दौरे पर गया और वहां जाकर डींगे मारने लगा, हथियार बेचने लगा और दावा करने लगा कि भारत के साथ युद्ध में 90% पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी ने कमाल दिखाया और बोलने लगा कि पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी से रफाल गिरे, S-400 तबाह हुआ। दावा करने लगा कि JF-17 फाइटर जेट पाकिस्तान ने स्वदेशी स्तर पर बनाए हैं